प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडियो सीनेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इकाई 8 में यह नाटक लगा हुआ है आधे अधूरे, जो कि जिसके नाटककार मोहन राकेश हैं। यह नाटक इसका हम महत्वपूर्ण तथ्यों को आज मैंने यहाँ पर नाटक में लिया है। यदि बात करूँ तो मोहन राकेश 1925 से 1972 ईस्वी तक इनका जन्म समय माना गया है। इन्होंने 3 नाटकों की रचना की। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी और आधे अधूरे 1969 ईस्वी। आषाढ़ का एक दिन जो है वो कालिदास महाकवि कालिदास से संबंधित है। लहरों के राजहंस की बात करूं तो यह राग बिराग श्रेय प्रेय के द्वंद्व को उजागर करता है। और यदि इसकी बात करूं फ्रेंड्स, इनका तीसरा नाटक है आधे अधूरे, तो यह आधुनिक बोध की विसंगतियों को दिखाता है। और कुछ और इम्पोर्टेंट बता दूं यदि इस नाटक के संबंध में, तो जो नाटक के पात्र हैं तो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स बता दो। इसका जो पहला पात्र है वो पुरुष एक है, महेंद्र नाथ है, जो कि इसका नायक भी कह सकते हैं महेंद्र नाथ को। दूसरा पात्र है सिंघानिया है, जो कि सावित्री का बॉस है, और जो महेंद्र नाथ है वो सावित्री का पति है। फिर दूसरा पात्र है सिंघानिया, सावित्री का बॉस है। पुरुष 3 है। तीसरा पुरुष है जगमोहन, जो कि सावित्री का अवसरवादी प्रेमी है। चौथा पुरुष है इसमें जुनेजा, जिसका संपर्क सावित्री से होता है बाद में। तीसरी फिर एक स्त्री है सावित्री, इसकी बड़ी बेटी का नाम बिन्नी है, छोटी बेटी का नाम किन्नी है। इसके लड़के का नाम सावित्री के लड़के का नाम इसका एक लड़का है अशोक है। एक अन्य पुरुष भी इसमें देखने को मिलता है जिसका नाम मनोज है, जो कि सावित्री का पूर्व प्रेमी है। ठीक है, तो कितने पात्र हुए फ्रेंड्स? यहाँ पर 4 पुरुष पात्र हैं, एक स्त्री पात्र है सावित्री, जो कि इस नाटक की नायिका कही जा सकती है। इसकी बेटी है किन्नी बिन्नी, इसका बेटा है अशोक। इन्हीं के इर्द गिर्द यह नाटक लगा हुआ है। यदि बात करूं फ्रेंड्स कि नाटक के प्रारंभ में एक काले सूट वाला आदमी का विस्तृत कथन दर्शकों एवं पाठकों में औत्सुक्य जगाता है। यह एक प्रकार का कह सकते हैं कि नए प्रयोग का हिंदी नाटक है। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इसकी जो भाषा है, इन्होंने मोहन राकेश जी ने इतनी सादगी से, इतनी सरलता से अभिव्यक्त की है कि जो कि पाठकों के समझ में आने योग्य है। और यही साहित्य है फ्रेंड्स की जो हमारे समझ में आ जाए, है ना। ओम शिवपुरी हैं एक रचनाकार। इन्होंने कहा है इस नाटक के संबंध में कि इस नाटक की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है। इसमें वह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। तो चलिए चलते हैं अब अपने क्लास की ओर। आधे अधूरे मोहन राकेश की तीसरी नाट्य कृति है, जिसमें समाज की विसंगतियों से जूझने का सीधा प्रयास किया गया है। वैवाहिक जीवन में पूर्ण पुरुषों की खोज असंभव है। महेंद्र नाथ और सावित्री का वैवाहिक जीवन इसी नाटक में राकेश जी ने प्रस्तुत किया है। सावित्री को लगता है कि उसके पति का व्यक्तित्व अधूरा है। पूर्णता की खोज में वह जितने भी अन्य पुरुषों के संपर्क में आती है, सब में कोई न कोई कमी दिखाई पड़ती है, और अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पूर्णता किसी में नहीं है, सब आधे अधूरे हैं। तो इस नाटक में सावित्री 3 और पुरुषों की संपर्क में आती है। सिंघानिया है, जो कि सावित्री का बॉस है। जगमोहन है, जो कि सावित्री का अवसरवादी प्रेमी है। एक और पात्र है जुनेजा है सावित्री का, उनसे भी मतलब नेम प्रेम ऐसे ही रहता है। सावित्री बाद में समझ जाती है कि जितने भी पुरुष हैं सब अधूरे हैं। फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूंगी, यह नाटक जो है, जैसा कहा गया है कि आधुनिकता बोध का नाटक है, बहुत रियल बात इसमें कही गई है। ऐसा है कि सावित्री को लगता है कि उसका जो पति है वह नकारा है, दब्बू है, वह अधूरा है, वह अपना आत्मविश्वास खो चुका है। ऐसा किसे लगता है? सावित्री को लगता है इस नाटक में। और सावित्री जो है वो पूर्णता की खोज में जितने भी पुरुषों के संपर्क में आती है, सब में कोई न कोई कमी उसको नजर आती है, और अंततः वो फिर इस निष्कर्ष पर पहुंच भी जाती है कि किसी को पूर्ण नहीं समझा जा सकता, सब अधूरे ही हैं।
चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। आधे अधूरे में प्रमुख रूप से विघटन की प्रक्रिया का अंकन है। यह विघटन व्यक्ति, परिवार, समाज, देश सर्वत्र व्याप्त है। महत्वाकांक्षणी आधुनिक नारी सावित्री जीवन के सभी भौतिक सुख साधनों को संचित करना चाहती है। अनवरत प्रयास करने पर भी उसका पति महेंद्र नाथ वह सब कुछ नहीं जुटा पाता। पति के इस असामर्थ्य को उसका अधूरापन मानकर वह अन्य पुरुषों में पूर्णता का आभास पाकर उनकी ओर आकृष्ट होती है और अपने पति का परित्याग भी कर देती है, परंतु भौतिक इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती। वह जिसके भी संपर्क में आती है वही उसे अधूरा लगता है। किसी में एक दृष्टि से अधूरापन है तो दूसरे में कोई अधूरापन। और सावित्री इस निष्कर्ष पर पहुंचती है सब के सब एक से हैं, अलग अलग मुखौटे पर चेहरा है, चेहरा सबका एक एक ही है। हमें लगता है कि शायद हमारे चुनाव में गलती हो गई, किंतु वास्तविकता कुछ और ही है। ऐसा कैसे लगता है? इस नाटक की नायिका है सावित्री को। आधे अधूरे नाटक में इसी टूटन बिखराव के व्यक्ति है। यह टूटन व्यक्ति से शुरू होती है और फिर पूरे समाज को अपने आप में समेट लेती है। अधूरापन कहाँ नहीं है, व्यक्ति, परिवार, समाज सर्वत्र इसे देखा जा सकता है। आज चारों ओर असंतोष, अविश्वास, संशय व्याप्त है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलेंगे। जैसे जो यहाँ बातें लिखी गई हैं वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई हैं कि आज चारों ओर असंतोष, अविश्वास, संशय व्याप्त है। आधे अधूरे नाटक का प्रत्येक पात्र खंडित व्यक्तित्व लिए है। पति पत्नी के बीच का तनाव एक आम बात है। इस नाटक में नायक नायिका में यह तनाव इस सीमा तक है कि घर बिखरने की नौबत आ गई है। बड़ी लड़की घर से भाग चुकी है, छोटी इतनी गुस्ताख है कि माता पिता की कोई बात नहीं मानती। लड़का बेरोजगार है और बाप की बेकारी झेल रहा है। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी नायिका सावित्री के कंधों पर है क्योंकि वह नौकरी करती है। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य वर्तमान मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगति को प्रस्तुत करता है। नाटक में चित्रित परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अधूरेपन के दंश से पीड़ित है, किंतु विडंबना यह है कि वह दूसरों को अधूरा और अपने को पूर्ण समझता है। इस नाटक में जो परिवार चित्रित किया गया है उसके पात्र स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी अपने ढंग से जीते हुए अपनी कामनाओं और आकांक्षाओं का बोझ लिए टूटते बिखरते हैं। वे अपनी मनमर्जी से दिशाहीन एवं क्रियाशील होकर जी रहे हैं। सभी में अविश्वास, कुंठा, संशय, हीनता बोध एवं विघटन के भाव हैं। सब अपने अपने अस्तित्व के प्रति सजग हैं और आधे अधूरे का भाव लिए अंततः जी रहे हैं। सावित्री के संपर्क में आया हुआ चौथा पुरुष जुनेजा अच्छी तरह जानता है कि सावित्री अस्थिर बुद्धि वाली नारी है और एक जगह टिक कर रहना उसके लिए संभव नहीं है। बहुत कुछ पाने के लालच में व्यक्ति प्राप्त को खो बैठता है। फ्रेंड्स, ये उम्मीद करती हूँ यहाँ से हम सबको सीख मिलेगी कि बहुत कुछ पाने के लालच में व्यक्ति प्राप्त को भी खो बैठता है। वे सावित्री के मन का विश्लेषण करते हुए उसे समझाते हैं कि तुम अपनी मुट्ठी में कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी। परिणाम यह हुआ कि तुम्हारी मुट्ठी में जो था वह धीरे धीरे फिसलता गया। महेंद्र सावित्री के पति के रूप में प्राप्त था, पर वह तो कुछ और भी पाना चाहती थी। परिणाम यह हुआ कि महेंद्र भी उसके हाथ से निकल गया। लेखक ने यहाँ सावित्री महेंद्र के कथानक के माध्यम से मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों के टूटने का अभिव्यक्त किया है। आधुनिकता बोध को इस नाटक में कई रूपों में देखा जा सकता है। युगीन परिवेश की यथार्थ अभिव्यक्ति इस नाटक में है, साथ ही अस्तित्ववादी जीवन दर्शन है। सब के सब अपने अस्तित्व के प्रति सजग हैं। परिवार के सदस्य एक साथ रहने भर से परिवार नहीं बनते, वे एक दूसरे के सुख दुख, आशा आकांक्षाओं के सहयोग करते हुए एक परिवार बनाते हैं। किंतु इस नाटक में जिस परिवार का चित्रण किया गया है वे सभी जन बस एक साथ रह भर लेते हैं। किसी को दूसरे के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है। सभी घर के भीतर होकर भी घर से बाहर हैं। सबको व्यर्थता यह एवं रिक्तता का बोध होता है। आधे अधूरे नाटक के प्रत्येक पात्र का खंडित व्यक्तित्व वर्तमान स्थितियों एवं विसंगतियों को व्यक्त करता है। देखिए, वर्तमान में ऐसा बहुत कुछ देखा जा रहा है। फ्रेंड्स, यदि बात करूं तो यह नाटक आधुनिकता के को ही दर्शाता है, क्योंकि नाटक में जैसा कुछ दिखाया गया है मानो आज की स्थितियां, आज का दृश्य ही सामने आकर खड़ा हो जाता है।
नाटक की प्रस्तावना भी आधुनिक बोध को स्पष्ट करती है। नाटक के पात्र, नाटक का शिल्प आधुनिकता बोध से समग्र जुड़े हैं। आधे अधूरे में बौद्धिकता और अति आधुनिकता अपने चरम पर है। यह युग के अधूरेपन को भी अभिव्यक्त करने में सफल कृति है। तो यहाँ हमने देखा आधे अधूरे के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और आधे अधूरे की यदि भाषा की बात करूं तो इसकी भाषा के संबंध में फ्रेंड्स मोहन राकेश रोजमर्रा की भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। यदि आपने इसको पढ़ा है इस नाटक को, तो आप वैसे भी समझ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।